इस बार के आम बजट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। मोदी सरकार का बजट पेश होने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते ही नजर आ रहे हैं। बजट 2022-23 को अमीर लोगों का बजट बताते हुए राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यही कह रहे हैं कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है और अब उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। इस बार भी राहुल गांधी ने चीन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्विटर पर जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना लिखते हुए सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें चीन से इंपोर्ट को लेकर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। साथ ही राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण की भी एक क्लिप उसमें ऐड की गई है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना। मोदी सरकार ने संगठित क्षेत्र और MSME को तबाह कर दिया है, जो सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। नतीजा मेक इन इंडिया अब बाय फ्रॉम चाइना हो गया है। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ग्राफिक्स के जरिए उनकी मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि साल 2021 में चीन से आयात में रिकॉर्ड 46% की वृद्धि देखने को मिली। रोजगार की बात करते हुए राहुल गांधी के लोकसभा के भाषण से कुछ क्लिप्स इसमें जोड़े गए हैं जिसमें वो कहते हैं कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, लेकिन जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था वो गायब हो गया। कांग्रेस नेता जब से बजट पेश किया गया है तब से इसी बात को दोहराकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि भारत का युवा रोजगार मांग रहा है लेकिन सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। विधानसभा का ये क्षेत्र गोरखपुर की उस संसदीय सीट में आता है जहां से योगी 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर कई दशकों से मंदिर का ही प्रभाव रहा है। मुख्यमंत्री योगी के उम्मीदवार बनते ही ये सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार लगाई। अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। मंच से एक बार फिर अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफिया छुपने के लिए आते थे, लेकिन सीएम योगी ने ये पूरी तस्वीर बदल दी है। और योगी जी भी यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी कई बार आया हूँ, अभी भी आया हूँ। हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी दोनों बढ़ती जाती है और अच्छा दिखता है। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा। मैं को बता दूंगा, भैया व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है।
जी से गंगा एक्सप्रेस, बोलिए जी से। ओ से ऑर्गेनिक कृषि, बोलिए ओ से। आर से रोड, ए से एम्स, KH से खाद का कारखाना, PU से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और R से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। राज्य में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे और उसी दिन ये फाइनल हो जाएगा कि सीएम योगी को जनता ने फिर से यूपी की कमान दी है या फिर सूबे की गद्दी पर कोई और विराजमान होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गुरुवार को मेरठ से दिल्ली आते समय छिस्चारसी टोल गेट के पास गोलियों से हमला किया गया। हमलावरों की तरफ से चलाई गई गोलियां उनकी कार पर लगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन ओवैसी ने इसे लेने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। सांसद ओवैसी ने लोकसभा में खुद पर हुए हमले को लेकर कई बात कही। उन्होंने इस दौरान उन्हें दी जाने वाली सुरक्षा पर कहा कि मैं घुटन वाली जिंदगी नहीं जी सकता। उन्होंने Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार से कहा कि इस नफरत को खत्म कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि इन नौजवानों को किसने भड़काया। बता दें, हमला करने वाले 2 आरोपियों को यूपी पुलिस ने गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। आज संसद परिसर में ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यकीनन इन दोनों चेहरों के पीछे बहुत बड़े चेहरे और दिमाग छुपे हैं। इसके जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर ये लोग हैं कौन? यकीनन इसमें बहुत बड़े चेहरे हैं, दिमाग है, और अगर यूपी पुलिस या मोदी सरकार उन 2 पर अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकती है तो ये बड़ी गलत बात होगी, नाइंसाफी की बात होगी। अगर इसके जड़ तक आप जाएंगे तो यकीनन वो तमाम चेहरे बेनकाब होंगे और आप रोकेंगे, किसी की जान बचाएंगे आप। हो सकता है कि किसी और MP हो सकता है किसी और भारत के शहरी की जान हो। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन है ये लोग, इनके पीछे कौन ऐसी ताकतें हैं। और अगर आप वो शूटिंग देखेंगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके हाथ में पहली मर्तबा वेपन आया है। मेरे पास भी एक लाइसेंस वेपन है। जिस तरीके से वो पकड़ रहे थे, जिस तरह से उनका हाथ का मूवमेंट था, चलते हुए मार रहे थे, उससे कोई भी आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहेगा कि वो बाज़ाब्ता उस हथियार को इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से जानते थे। ये और बात है कि अल्लाह ने मेरी जान को बचाना अल्लाह ने तय कर लिया था, इसीलिए हमको कुछ नहीं हुआ। मगर ये ज़हनियत के लोग हैं। रेडिकलाइजेशन की वजह से गांधी की मौत हुई, रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की मौत हुई, रेडिकलाइजेशन की वजह से भारत के कई मुख्यमंत्रियों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की मौत हुई है। इस रेडिकलाइजेशन को आप देखिए। बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और इसके खिलाफ कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। AIMIM प्रमुख ने 10 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के दौरान मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 7 चरणों में होने वाले पहले चुनाव में 10 फरवरी को मतदान होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। स्थिति बेहतर देखते हुए अब धीरे धीरे राजधानी में लगी पाबंदियों को भी सरकार खोल रही है। दिल्ली में आज DDMA की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में अब स्कूल, कॉलेज और जिम खोल दिए जाएंगे। अगर आप कार में अकेले बिना मास्क के सफर कर रहे हैं तो जुर्माना नहीं लगेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूल खोलने के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर फिलहाल दिल्ली में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों हेतु फिजिकल कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में
9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे, समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी उनकी। 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों में आने वाले सभी शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। 7 फरवरी से कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे, इनमें अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। इसी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, हालांकि इसका समय अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे, लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। इसी के साथ सभी दफ्तर अब 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी अब नियमों के साथ खुल सकेंगे। किसी कार में अगर एक ही व्यक्ति सवार है तो उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी, इसमें भी छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर आगे भी कोरोना की स्थिति में सुधार नजर आता है तो फिर बाकी के प्रतिबंधों पर भी फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.